हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज इंडियन ज्योग्राफी के एक बढ़िया टॉपिक की। उसका नाम है भारत की जलवायु। आइए देखते हैं। देखिए इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। एक तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, स्थिति हो सकती है, अक्षांश हो सकते हैं, अल नीनो इफेक्ट है, दोलन गति है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, आईटीसी जेड है, या तो ये हो सकता है। या फिर एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपके अल नीनो और लाल नीना इफेक्ट, ये दोनों क्या होते हैं। और फिर कोपेन और थॉर्नवेट के द्वारा जो विभिन्न विभिन्न नामांकन किए गए हैं भारत के जलवायु के, वो भी हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। भारत की जलवायु। किसी भी देश की जलवायु का अनुशीलन वहाँ के तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों की गति व दिशा पर आधारित होता है। ठीक है। वस्तुतः जलवायु के उक्त अवयवों पर भारतीय अक्षांश विस्तार, जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? अक्षांश विस्तार का, उच्चावच यानी कि एल्टीट्यूड का, वह जल स्थल के वितरण का प्रभाव पड़ता है। भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के निम्न कारण हो सकते हैं। एक तो भारत क्या, जो दक्षिणी भारत है वो किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है, ये कारण भी हो सकते हैं। उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में आता है हिमालय की वजह से, और भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय की स्थिति है। ठीक है। फिर इसके बाद भारत के दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति से मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। फलतः भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की जलवायु क्या बोलते हैं? उष्ण मानसूनी जलवायु। आगे देखते हैं। मूल रूप से भारतीय मानसून की क्षेत्रगत विभिन्नता भी देखी जाए, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मानसून विभिन्नताएं होती हैं। जैसे जैसलमेर, कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई में अलग अलग होना, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होना, और ये उत्तर पूर्वी मानसून होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य में वर्षा होती है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है। अब है प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है वो आपके सामने है, वो है अक्षांश। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार समान है। कर्क रेखा पूर्व व पश्चिम दिशा में देश को मध्य से काटती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ठीक है मित्र पर गमछाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड। कितने हो गए? ये 8 राज्य हो गए भारत के। ठीक है। इसके बाद एक 82.5 डिग्री मानक देशांतर रेखा है, वो जाती है यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से जाती है। ठीक है। देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के निकट, ये देखिए ये डायग्राम के थ्रू ये क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखी है समताप रेखा। ये 15 डिग्री सेल्सियस वाली रेखा है। ठीक। ये आपके 20 डिग्री सेल्सियस वाली रेखा है, और ये आपके 25 डिग्री सेल्सियस वाली रेखा है। आप एक बार देख सकते हैं, ये भारत दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। दक्षिणी भारत में उष्ण कटिबंधीय तापमान क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत रेखा के निकट है। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा के निकट है। आप जैसे जैसे यहाँ से दूर जाते जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी आपको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा से दूरी होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा कारक है हिमालय पर्वत, एक प्रभावी जलवायु विभाजक। यह उत्तर से आने वाली यानी कि रूस वगैरह साइबेरिया से आने वाली शीत पवनों से क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है। तीसरा है जल स्थल का वितरण। दक्षिण भारत में प्रायद्वीप है, उत्तर में पर्वतमाला है। स्थल व जल के तापमान में प्रकृतिगत परिवर्तन है, इससे वायुदाब प्रदेशों का निर्माण होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पूरे जलवायु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। हम पढ़ेंगे इसके सिद्धांत, बहुत सारे गत्यात्मक सिद्धांत होते हैं, इसके दोलन सिद्धांत होते हैं जलवायु के, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको दिया गया है। जब भी उच्च दाब और एक जगह निम्न दाब आ जाए तो एक चीज उत्पन्न होगा, वो होती है वायुदाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट, और उसकी वजह से क्या होता है? मानसून में बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। फिर है समुद्र तट से दूरी, लंबी तटीय रेखा। तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु, वहीं अंदरी भागों में विषम जलवायु पाई जाती है। जैसा आप देख सकते हैं मुंबई, कोकण वगैरह, यहाँ तो जलवायु सेम मिलेगी लगभग, क्योंकि तट के आसपास है। लेकिन आप देखें दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पे क्या समुद्र है? नहीं है। तो वहाँ पे अलग तरह का एक जलवायु मिलता है। ठीक है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मौसम और जलवायु, इसमें फर्क होता है। मौसम हम देखते हैं दिनचर्या के आधार पर कि अब मौसम ऐसा है, अब मौसम वैसा है। जलवायु की हम गणना करते हैं 30 साल के स्टडी के आधार पर। अगर 30 साल की स्टडी है तो हम क्या देखते हैं? वो जलवायु है। ठीक है। अब पांचवा है जो टॉपिक जो इसको इफेक्ट करता है, वो है समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान में कमी आएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
फिर जैसे आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश में है, आगरा यूपी में आता है जो, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, एक ही अक्षांश रेखा पर आते हैं, एक ही अक्षांश रेखा पर आते हैं, मतलब इनमें अलग अलग, लेकिन क्या है, आपको अलग अलग तापमान का अनुभव होगा, क्योंकि ये क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई का फर्क पड़ता है। ठीक है, दार्जिलिंग जो जगह है। आगे देखिए, पवनें और ये वर्षा, ये आपको डायग्राम दे रखा है, पवनों का और वर्षा का डायग्राम है। ठीक है, ये वो हिस्से हैं दक्षिण में जहाँ पे वर्षा का वितरण देखिए आप, इस वाले डायग्राम में आप एक बार देखिए, वर्षा का वितरण देखिए, ये वर्षा का वितरण है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की वर्षाएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम बात करते हैं छठा फैक्टर, वो स्थलाकृति। भारत का भौतिक स्वरूप तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, ढाल की मात्रा व वितरण आदि को प्रभावित करता है। जैसे जून जुलाई माह में पश्चिमी घाट व असम के ढालों पर अधिक वर्षा, वहीं दक्षिण के पठार में पर्वतोन्मुखी क्षेत्र में कम वर्षा का होगाना। मेघालय में वर्षा अधिक क्यों होती है? क्योंकि मेघालय के वहाँ क्या है, कीपनुमा करती है पर्वतों की, और वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी था, अब है मासिनराम। अरावली में आप एक देखिए, अरावली की जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है भारत में, जो प्रवेश करता है, राजस्थान में कम वर्षा क्यों हो पाती है उससे? क्योंकि अरावली क्या है, उसके समानांतर है, दक्षिण पश्चिम से कह सकते हैं या अरब सागर से कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे वर्षा कम करता है वो, क्योंकि बादलों को टकराने के लिए, मतलब वर्षा करने के लिए कुछ ना कुछ अवरोध तो होना चाहिए ना, लेकिन अरावली पर्वत क्या है, उसके समानांतर है, तो वर्षा कम हो पाती है। ठीक है, आठवां जो है वो है ऊपरी वायु संचरण। भारतीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल में वायु परिसंचरण का बदलाव भारतीय मानसून में परिवर्तन का परिचायक है। वस्तुतः यह वायु परिसंचरण जेट वायुधारा की जाना जाता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, पश्चिमी जेट वायुधारा। शीतकाल में समुद्र तल से 8 किलोमीटर में जन्म, मतलब इसका यहाँ पे इसका उत्पत्ति होती है शीतकाल में समुद्र तल से 8 किलोमीटर, यानी क्षोभ मंडल के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है। हिमालय श्रेणी की ओर प्रभावित होती है और दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो हिमालय की तरफ चल जाती है और एक आपके रायपुर नागपुर की ओर चल जाती है। यही शाखा भारत में शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। इससे भूमध्य सागरीय प्रभाव सक्रिय होकर मावठ का जन्म होता है। ठीक है, फिर है पूर्वी जेट धारा। ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण स्थिति के समय, उत्तरायण स्थिति मतलब सूर्य कहाँ पर होता है, सूर्य होता है ग्रीष्मकाल में कर्क रेखा पर। यह पूर्वी जेट वायुधारा तिब्बत के पठार की गर्मी से उत्पन्न होती है। परिणामतः पूर्वी ठंडी जेट वायुधारा का निर्माण होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत में मानसूनी पवनों के आगमन में सहायता करती है। फिर है नवा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सर्दी के मौसम में पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा से प्रवेश होता है। भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति होती है। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। भारत में इनका प्रभाव पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि में तापमान में वृद्धि होती है, इनके आगमन का सूचक है, और इससे वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटों से टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा होती है और ये बहुत ही विध्वंसकारी वर्षा होती है। अब देखिए अल नीनो तथा ला नीनो इफेक्ट। ठीक है, अल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से कहाँ से उत्पन्न होती है, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से। ठीक है, दूर से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित गर्म जलधारा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। यह प्रशांत महासागर से प्रवाहित होकर हिंद महासागर में प्रवेश करके भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। इसे विपरीत धारा भी कहा जाता है, और इसे इसका एक नाम और है यीशु का शिशु। क्या बोलते हैं, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, यानी कि यीशु का शिशु। आगे देखते हैं। वस्तुतः अल नीनो के आने के कारण भारतीय मानसून सामान्य रहता है। इसका कारण है पेय से चलने वाली शीतल जलधारा, यानी कि ला नीनो। देखो, अगर अल नीनो गर्म जलधारा है तो शीतल जलधारा कौन सी है, ला नीनो। ये इसके जो प्रभाव है अल नीनो को, इसको क्या करती है, मिनिमाइज करती है। ठीक है, ला नीनो भी एक प्रतिसागरीय धारा है। इसका जन्म प्रशांत महासागर में उस समय होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वस्तुतः ला नीनो के प्रभाव से जलधारा की प्रकृति में परिवर्तन, इंडोनेशिया में अधिक वर्षा व भारत में मानसून अधिक सक्रिय रहता है। ये देखिए, ये आप इसके बहुत सारे और भी टॉपिक्स है, अगर आप देखना चाहें तो। ये भारत में वर्षा का वार्षिक वितरण है। ठीक है, कोपेन के अनुसार जलवायु, जो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, फिर शीतकालीन मानसून, जी जेट स्ट्रीम, ये हिमालय तिब्बत के पठार की भूमिका, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, मानसून का निवर्तन, ऋतुओं के जलवायु दशाएं। ये ऋतुओं के हिसाब से मतलब बांटा गया है, भारतीय महीने, अंग्रेजी महीने के हिसाब से। फिर शीत ऋतु आ गई आपके। ठीक है, ये पवनों और वर्षा का डायग्राम दे रखा है। ये ग्रीष्म ऋतु है, ये वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। ठीक है,
बाकी इस चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये बंगाली खाड़ी की शाखा है, आगे इन चीज़ों को और कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।